नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि प्रतिदिन दोपहर 2 बजे आपके लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट आता है और उसी में हम आपको कराते हैं 30 क्वेश्चन का पूर्ण एनालिसिस, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस और जूनियर असिस्टेंट खासकर। तो हमने इसी पर फोकस किया और सभी वही क्वेश्चन आपके रखे हैं जो क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर जो है वो है आपका 28। इससे पहले हम 27 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, आपकी प्ले लिस्ट बना दी है। संपूर्ण हिंदी का यहाँ पर रिवीजन होता है टोटल, और यहाँ पर प्रैक्टिस सेट में सारे वही क्वेश्चन रखे जाते हैं जो आपकी परीक्षाओं में आते हैं। जैसे आगामी परीक्षा यूपी पुलिस आपके लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो आपका असिस्टेंट, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो ASI, ठीक है, आप कह सकते हो इन्फॉर्मेंस कांस्टेबल, ठीक है, BPO, जितनी भी वैकेंसी हैं उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट है। चलिए तो शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट। और क्या है हमारा प्रैक्टिस सेट 28वां, उसको उठाते हैं। ठीक है, ये चलिए पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है। देखिए पहला क्वेश्चन जो है हमारा ये है, और इस क्वेश्चन में दिया गया है आपका, जिसकी आशा न की गई हो के लिए उपयुक्त एक शब्द है। आशातीत, अप्रत्याशित, आशान्वित और आपका हो जाएगा अप्रत्याशा। ठीक है, अप्रत्याशा। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या इसका सही आंसर है। तो देखिए, जिसकी आशा न की गई हो, जिसकी आशा न की गई हो उसे हम क्या कहते हैं? जिसकी आशा न की गई हो उसे हम कहते हैं अप्रत्याशित। क्या कहते हैं उसको? अप्रत्याशित कहते हैं। तो इसका आंसर जो है वो आया अप्रत्याशित। अब यहाँ पर एक शब्द है आशातीत। आशातीत, इसमें क्या है? एक आशातीत है। इसका मतलब होता है आशा से बहुत अधिक। इसका मतलब क्या होता है? आशा से बहुत अधिक। आशा से बहुत अधिक। आशातीत का मतलब जो होता है वो क्या होता है? आशा से बहुत अधिक, या फिर जो आशा से परे हो, ये भी हो सकता है। जो आशा से परे हो, तो ये भी आपका है। तो इसका मतलब 2 होता है। फिर यहाँ पर कुछ और होते हैं। आशान्वित है ये, एक आपका आशान्वित। आशान्वित का मतलब होता है आशा से बंधा हुआ। आशा से बंधा हुआ, इसका मतलब ये होता है आशा से बंधा हुआ। ठीक है। एक होता है अप्रत्याशा। अप्रत्याशा का मतलब जो होता है बेटा वो क्या होता है? की गई आशा। की गई आशा, इसका मतलब होता है ये की गई आशा। प्रत्याशित का मतलब जो होता है। तो तीनों हो चुके हैं। एक और होता है आपका आशवत। आशवत होता है, क्या होता है? आशवस्त। आशवत क्या होता है? जिसे विश्वास या दिलासा दिलाई गई हो। जिसे विश्वास या दिलासा दिलाई गई हो। दिलाई गई हो। तो ये हो गए आपके सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर। 4 शब्द थे, 4 में से हम 5 समझा दिए हैं। आशातीत का मतलब होता है वो जो आशा से बहुत अधिक हो या जो आशा से परे हो। अप्रत्याशित का मतलब आप समझते हो, जिसकी आशा न की गई हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। न का मतलब भी निगेटिव होता है और ए का मतलब भी निगेटिव होता है। यहाँ से जिसके आगे ए लग जाता है वो निषेधात्मक होता है। तो एग्जाम में आप इस तरीके से भी उठा सकते थे। आशान्वित, आशा से बंधा हुआ। प्रत्याशा, की गई आशा को कहते हैं। आश्वस्त, जिससे विश्वास या दिलासा दी गई हो या दिलाई गई हो। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, पूरे अच्छे से एनालिसिस किया है। ठीक है, चलिए आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, चक्रधारण। चक्रधारण करने वाला क्या होता है? चक्रपाणी, चंद्रशेखर, चंद्रचूर्ण और चक्रधर। आपके सामने क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर है चक्र धारण करने वाला। अब चक्र धारण करने वाला कौन सा होता है? यानी चक्र धारण करने वाला होता है चक्रधर। कौन होता है? चक्रधर। तो आपका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा चक्रधर। ठीक है, क्या हो जाएगा? चक्रधर हो जाएगा। इसे कहते हैं चक्रधर, अर्थात क्या है? शिव। क्या कह सकते हैं? शिव। ठीक है, चक्रधर, सॉरी चक्रधर शिव नहीं, विष्णु होते हैं। क्या होते हैं? विष्णु। चक्र धारण करने वाला यानी कौन होते हैं? विष्णु।
ठीक है भाई, ये होता है। चंद्रचूर्ण, चंद्रचूर्ण का मतलब जो होता है वो होता है चंद्रचूर्ण, मतलब जिसके चूर्ण मतलब बाली, ठीक है, बालों में चंद्रमा हो, यानी जिसके बालों में चंद्रमा हो, चंद्रमा हो अर्थात शिव, अर्थात शिव। तो चंद्रचूर्ण का मतलब ये होता है। चंद्रशेखर का मतलब क्या होता है? जिसके सिर पर चंद्रमा हो, जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसे हम कहते हैं चक्रपाणी। जिसके हाथ में चक्र हो अर्थात कृष्ण, चक्रपाणी। ठीक है, क्या होता है? चक्रपाणी। तो यहाँ पर दो चीज़ हो चुकी हैं, चक्रपाणी, ठीक है, चंद्रशेखर, ठीक है, चंद्रचूर्ण और चक्रधर, चक्र धारण करने वाला, ठीक है, चक्र धारण करने वाला, ठीक है भाई, चक्र धारण करने वाला, यहाँ से मोस्ट है, ठीक है, चक्र को धारण करने वाला या चक्र धारण करने वाला आपका हो जाएगा चक्रधर। इतनी बात आपको याद रख लेनी है। ये दूसरा क्वेश्चन भी हमारे यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ से फिर क्वेश्चन आ चुका है, वही है क्वेश्चन, ठीक है, तो इसको तो अब लिखने की जरूरत नहीं है, ये दोबारा से छप गया था। तीसरा क्वेश्चन है आपका अक्ल पर पत्थर पड़ना। अक्ल पर पत्थर पड़ना, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मूर्ख बन जाना, अपमानजनक बातें करना, बुद्धि भ्रष्ट होना, बेवकूफ़ होना। तो कौन सा हो जाएगा? बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। जब भी आपसे कहा जाएगा अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे, मैंने जैसे उसको देखा और मुझे देखते ही जो है मेरी अक्ल पर जो है एकदम पत्थर पड़ गए, ये वाला क्वेश्चन दिमाग में आ जाता है। तो हमारा यहाँ से कौन सा आंसर आ गया? ये आ गया सी, ठीक है। इन मुहावरों को अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि मुहावरों से क्वेश्चन जो है कई बार गलत हो जाते हैं, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन जो है वो क्या है? गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा। गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा मुहावरे का सही अर्थ है छोटे शिशु को तलाशना, अत्यधिक शरारती होना, पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना। बस यही आपका सही हो जाएगा। कई बार कहते हैं बगल में बच्चा शहर में ढिंढोरा, इसके लिए भी कहते हैं। एक यहाँ पर और बन जाए, बगल में बच्चा, बगल में बच्चा शहर में ढिंढोरा, शहर में ढिंढोरा, ये भी बन जाएगा ढिंढोरा, ये भी बन जाता है इसका। कई बार एग्जाम में ये वाला ही पूछा गया है कि बगल में बच्चा और शहर भर में ढिंढोरा, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन जो है ये है बढ़िया। पांचवा क्वेश्चन क्या है देख लेंगे। पांचवा क्वेश्चन है अकेला चना। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, ठीक है। एक चना किसी का काम नहीं आता। अच्छा, एक चना शक्तिहीन होता है, अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता। तो यही आपका हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? सी विकल्प हो जाएगा। आप भी अपना हिसाब लगाया करो, जज करे करो कि आपको कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। जब तक आप ये जज नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि हमारा स्कोर क्या है, ठीक है। तो हमारा आंसर बन जाएगा यहाँ से अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या होता है? जब पानी बरसता है तब मेंढक बोलते हैं। तो जब पानी बरसता है में कौन सा वाक्य है? संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, या फिर आपका यहाँ से हो जाएगा क्रिया उपवाक्य। क्या हो जाएगा? क्रिया उपवाक्य। यहाँ पे बताना है क्या है, ठीक है। जब पानी, कहने का मतलब है जब पानी बरसता है तब मेंढक बोलते हैं, तो आपको संज्ञा उपवाक्य हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ जो है आपका विशेषण उपवाक्य हो जाएगा, क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएगा, या फिर आपका यहाँ पर आ जाएगा कि मिश्र उपवाक्य, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा? तो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। जब पानी बरसता है, तो यहाँ बरसने की आ गई बात, किसकी आगे बरसने की बात आ गई है। यहाँ बरसना जो है वो किस में दे रखा? क्रिया विशेषण उपवाक्य में। किस में? क्रिया विशेषण उपवाक्य में दे रखा। अब इसकी पहचान मैं आपको बताता हूँ। क्रिया विशेषण उपवाक्य क्या होती है? जब होता है जब, क्या होता है? जब होता है, ठीक है। ज्यों लिखा हुआ होता है, जहाँ लिखा हुआ होता है, ठीक है। यद्यपि लिखा हुआ हो, ठीक है। आदि शब्द जो लिखे हुए होंगे तो ये समझ लो उसके बाद जो वाक्य आएगा उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं, ठीक है। क्रिया विशेषण उपवाक्य हम यहाँ पर उसको कहते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी चाहिए। उपवाक्य जो होते हैं
वो आपके 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य और क्रिया वाक्य। ठीक है, ये आते हैं आपके। ठीक है, इतनी बात आपको यहाँ से याद रखनी है ज़रूर। तो यहाँ पर क्या था कि जब, यहाँ पर आया था जब पानी बरसता है, तो इसमें क्या था, क्रिया विशेषण उपवाक्य, यानी कि क्रिया की विशेषता बताई गई थी, बरसना। ठीक है, 7वां प्रश्न क्या है? 7वां प्रश्न बढ़िया प्रश्न है। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। निम्न में से मिश्र वाक्य का चयन करना है। प्रातःकाल होने पर चिड़िया चहकाने लगी। सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लौट आओ। जो विद्यार्थी परिश्रमी हैं वह अवश्य सफल हो जाते हैं। राजकुमार ने भाई को मार डाला और स्वयं राजा बन गया। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ, वाक्य ये होते हैं मिश्र वाक्य। एक तो होता है सरल वाक्य, इसमें एक तो उद्देश्य होता है, और एक विधेय होता है। क्या होता है? एक विधेय होता है। मिश्र वाक्य जो होता है, यानी संयुक्त वाक्य होता है। संयुक्त वाक्य में समुच्चय बोधक जुड़े होते हैं अव्यय, जैसे और, इसलिए, किंतु, परंतु, तथा, एवं, क्योंकि, ये सब इसमें आते हैं जुड़े हुए। अब जो होता है इसमें क्या होता है, जो कि, ठीक है, की। जब ये वाले शब्द आते हैं तो वो कौन सा होता है? मिश्र वाक्य होता है। ये कैसा होता है? मिश्र वाक्य होता है। ये पहचान आप बना लोगे यहाँ से। अब देखो क्या होता, प्रातःकाल होने पर चिड़िया चहकाने लगी, ये कौन सा है आपका? ये सरल वाक्य है। सुबह वाली बस पकड़कर शाम तक वापस लौट आया, ये भी आपका कैसा है? सरल वाक्य। जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा, ये आपका हो जाएगा मिश्र वाक्य। ठीक है, राजकुमार ने भाई को मार डाला और, तो ये कैसा हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा संयुक्त वाक्य। बस यही पहचान करनी थी, चारों की पहचान कर ली। अब आपका आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? वो आंसर हो जाएगा आपका सी। इस तरीके से करना है आपको ये जज। 8वां क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन है, मैंने विद्यालय जाना है। अशुद्ध वाक्य बताना है। मैंने विद्यालय जाना है, तो यहाँ आ जाएगा मुझे। क्या आ जाएगा? मुझे विद्यालय जाना है। तो यहाँ पर मैंने था, तो कैसी अशुद्धि थी? इसे कहते हैं सार्वनामिक अशुद्धि थी। तो सार्वनामिक अशुद्धि थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। 9वां क्वेश्चन क्या है? वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, यानी वॉइस कितने प्रकार की होती हैं? तो बेटा 4, 2, 3, 5, तो 3 प्रकार के होते हैं। 3 कौन कौन से होते हैं? एक तो आपका होता है कृत वाच्य, दूसरा होता है कर्म वाच्य, तीसरा होता है भाव वाच्य। ठीक है, कृत वाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। ठीक है, कर्म वाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार होती है। ठीक, भाव वाच्य में क्रिया भाव के अनुसार होती है। ठीक है, यानी कि क्या होती है? पुल्लिंग होती है, सदैव पुल्लिंग होती है। ठीक है, भाव वाच्य में कैसी क्रिया होती है? अकर्मक क्रिया होती है। यहाँ पर सदैव क्या होती है? सकर्मक क्रिया होती है। यहाँ पर अकर्मक व सकर्मक दोनों क्रियाएं होती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो राम रोटी
खाता है। अब बताओ खाता किसके अनुसार आया? राम के। रोटी तो स्त्रीलिंग है, ठीक है। अगर ऐसा होता राम ने रोटी खाई, राम ने रोटी खाई, तो ये स्त्रीलिंग किसके अनुसार आया है? रोटी के अनुसार। समझ गए नहीं? आ गया है वह चल नहीं सकता, ठीक है। तो ये किस में आ जाएगा? भाववाचक में। बस यही आपका तरीका होता है, ऐसा ही होता है। इसे देख लेंगे, नोट कर लेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है, और कुछ नहीं। इतने इत्मीनान से, इतने अच्छे तरीके से जो है आप क्वेश्चन को देखते चले जाओ, मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। चलिए 10वां क्वेश्चन क्या है? 10वां क्वेश्चन है निम्न में से कर्ता कारक कौन सा है? परसर्ग है। तो ये होता है कर्म कारक, ये होता है कर्ता कारक, ये होता है करण कारक या फिर अपादान कारक। अपादान ये अलग होने को बताता है, अलग होने को। करण जो है साधन को बताता है, साधन को बताता है। में जो होता है वो अधिकरण होता है, अधिकरण ये क्रिया के आधार को बताता है, क्रिया के आधार को। तो आंसर कौन सा हो गया? आंसर हो गया बी। 4 हो चुके हैं। कर्ता कर्म, एक होता है संप्रदान। संप्रदान क्या होता है? संप्रदान। संप्रदान होता है के द्वारा, के लिए होता है, ठीक है। अपादान हो चुका है, करण हो चुका है। एक होता है संबंध। संबंध वो होता है का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। तो काकी के, रा, रे, नानी ने, कुछ इस तरीके से, परंतु ये वाले याद रखो। एक होता है अधिकरण, सॉरी संबोधन। क्या होता है? संबोधन होता है। और संबोधन में क्या होता है? संबोधन में आपका क्या होता है समझिए, हे, अरे, कुछ ये होते हैं। तो ये होते हैं टोटल परसर्ग। 11वां क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन है हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित शब्दों पर कारक है। हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, कर्म कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक। तो यहाँ पर बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपको पता करना है। तो जब भी किसी की हितपूर्ति के लिए काम किया जाता है तो वहाँ पे क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। कौन सा है? संप्रदान कारक। तो आपका क्या आ जाएगा? बहन को दिया है तो क्या आ जाएगा? संप्रदान कारक। इसे हम बता चुके हैं सबसे। जैसे राजा ने भिखारी को कंबल दिया, ठीक है। राजा ने गरीब को पैसा दिया। तो सब इसमें ही आ जाएंगे। 12वां क्वेश्चन है अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग। बस इस बात को याद रखना है। मोस्ट क्वेश्चन है ये। मोस्ट क्वेश्चन तो सारे क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। 1-2 को अपवाद को छोड़कर तो क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे ई को छोड़ दो, ठीक है। आपका ऋ को छोड़ दो। तो कुछ ऐसे अपवाद हैं जिनमें आपकी बात आई थी, परंतु सब क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। चलो 13वां क्वेश्चन क्या है? 13वां क्वेश्चन यहाँ पर है निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो जवाब दिया जाता है। तो ये कौन सा हो गया? ये पुल्लिंग हो गया, ठीक है। गुलाब दिया जाता है, मगर समझ के देखना कहीं ऐसा ना हो कि ऊंची हिल की सैंडल पहन रखी हो, कभी देने के चक्कर में कुछ और लेना पड़ जाए, ठीक है। हिसाब किया जाता है, ठीक है। तो ये भी क्या होगा? पुल्लिंग होगा, ठीक है। शराब पी जाती है या बेची जाती है। तो इससे क्या पता चला? इससे पता चला यही क्या है? स्त्रीलिंग है। इस तरीके से अगर वाक्य में प्रयोग करोगे तो आप निश्चित ही पता कर सकते हो कि स्त्रीलिंग क्या है, पुल्लिंग क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है
क्रिया के उस रूप रूपांतरण को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार के समय और उसकी पूर्ण अवस्था का पता चलता है। अवस्था बता, संज्ञा, परिमाण बोधक विशेषण, अव्यय, काल। तो उसे कहा जाता है काल। काल 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका भूतकाल। भूतकाल कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। एक होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल, और इसमें कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। एक होता है भविष्य काल। भविष्य काल बेटा कितने होते हैं भेद? 3 होते हैं। बस यहाँ पर याद करना है ध्यान से। तो क्या होते हैं? काल। क्रिया के उस रूपांतरण को क्या कहा जाता है जिससे उसके कार्य व्यापार के समय और उसकी पूर्ण अवस्था अपूर्ण अवस्था को बताया जाता है। तो क्या होता है? वो काल होता है। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन क्या है? 15वां क्वेश्चन है, राधा बहुत ही सुंदर लड़की है। में वाक्य में कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक विशेषण, गुण संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताओ, क्वेश्चन अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? जल्दी बताओगे क्या आ जाएगा? गुण आ जाएगा। यानी सुंदर जो होता है वो गुण होता है। ठीक है, क्या होता है? गुण होता है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? ये सुंदर। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ राधा बहुत ही सुंदर लड़की है। तो देखिए ये जो है राधा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बहुत प्रिय विशेषण है, प्रिय विशेषण है, ही निपात है। क्या है? निपात। जो वाक्य में बल देने के लिए प्रयोग किया था, निपात। सुंदर विशेषण है। क्या है? विशेषण है। लड़की जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया। बस पूरा वाक्य खोल दिया, समझ गए नहीं? एक एक बात यहाँ तक पता चल चुकी है। पूरे वाक्य की हमने एक एक बात जो है पूरी ओपन कर दी। ठीक है, अब तो कुछ भी पूछ लो, अब तो बता ही दोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है, अधोलिखित में, अधोलिखित में वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है। ठीक है, अंतर्धान सही होता है, अनुग्रहित, आध्यात्म, अधीन। अनुग्रहित गलत होता है। कैसे लिखा हुआ होता है? अनुग्रहित, ये ऐसा लिखा हुआ होता है आई थिंक। ठीक है, ये इसी तरीके से लिखा होता है और यही हमारा जो है सॉरी आध्यात्म, अनुग्रहित, अनुग्रहित, अंतर, अंतः प्लस के धान, अधीन, अध्यात्म होता है, अध्यात्म होता है, हाँ अध्यात्म होता है, सॉरी। तो अनुग्रह सही लिखा हुआ है, आध्यात्म नहीं होता, अध्यात्म होता, क्योंकि अधि प्लस के आत्म। तो हाँ यहाँ पर ई और यहाँ पर आ क्या बन जाएगा? या बन जाएगा। तो ये क्या बनेगा? आध्यात्म बनेगा, सॉरी ये बनेगा, क्या बनेगा? ये आध्यात्म। तो ये वाला तो सही है आपका, ये गलत है। कौन सा गलत है? सी। तो आपका कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, ये अशुद्ध है बस। अधि प्लस के आत्म। तो वर्तनी भी आपसे जब ही हो पाएंगे जब आपकी संधि ठीक है। ठीक है, क्योंकि संधि सही होती है बिल्कुल। नेक्स्ट 17 में है, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से? कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से? जैसा आपको पता है, एक होता है भारोपीय परिवार। क्या होता है? भारोपीय परिवार। ये 73% यहाँ होता है। एक होता है आपका द्रविड़, यह आपका 25% होता है। एक होता है आपका ऑस्ट्रिक। ठीक है, ऑस्ट्रिक ये आपका होता है 1.3। फिर आपका होता है चीनी तिब्बती, ये होता है 0.7। तब जाके ये बनता है आपका 100। तो हमें यहाँ पूछा गया कन्नड़ किस भाषा का है? आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, देव भाषा परिवार, भारोपीय भाषा परिवार। जल्दी बताओगे क्या हो जाएगा? बिल्कुल फुर्ती के साथ। तो वो आपका हो जाएगा द्रविड़ भाषा परिवार, क्योंकि दक्षिण भारत में जो बोली जाती हैं वो सब किस में आती हैं? द्रविड़ में बोली जाती हैं। उत्तर पूर्व में जो बोली, उत्तर पश्चिम में जो बोली जाती हैं
वो भरोपियाँ बोली जाती हैं। ठीक है, तो ये आपको हो चुका है बी विकल्प, इसे याद कर लेना आप अच्छे से। 18वां क्वेश्चन क्या है? 18वां क्वेश्चन है निम्नलिखित भाषाओं को विकास क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहले प्राचीन संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, तो पहला आएगा ए, फिर आएगा सी, फिर उसके बाद में ए सी वाले बस एक ही है, ACBD, बस ये आपका आ गया ACBD। ठीक है भाई, तो आपका आंसर कितना आया ACBD। तो पहले ए आया, फिर सी आया, फिर बी आया, फिर डी आया। पश्चिमी हिंदी बाद में आई थी, तीसरे नंबर पर सोर्स नहीं आई थी, तो ACBD, बस इतना काम करना है। अगर और भी क्रम पूछे तो क्या बता सकते हैं, देखिए पहले प्राचीन संस्कृत, उसके बाद में लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत के बाद में प्राकृत, प्राकृत के बाद में पाली, पाली के बाद में अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद में अभट्ट, अभट्ट के बाद में हिंदी या हिंदोत्तर काल, यहाँ है टॉप। तो ये भी आपको थोड़ा सा चीज़ें याद होनी चाहिए। ठीक है, तब जाके काम बन पाएगा अच्छे से। नेक्स्ट, आगे एक शब्द है मास कंजप्शन। मास कंजप्शन का हिंदी पर्याय कौन सा होता है? तो मास कंजप्शन, जल्दी बताओ। भार प्रयोग, जनसंचार, व्यापक उपभोग या व्यापक प्रतिरक्षण? व्यापक प्रतिरक्षण, इसमें बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या हो जाएगा आपका व्यापक उपभोग, ये होता है इसका। ठीक है, इसमें कुछ समझाने को है नहीं ऐसा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 20वां क्या है। हाँ ये ठीक है, यहाँ देखना है आपको भावयुक्त शुद्ध अनुवाद कौन सा है? आई वाज ओवरजॉयड। ठीक है, ओवर मतलब होता है ज़्यादा, ठीक है, और जॉयड मतलब होता है खुशी। तो मैं क्या हूँ, उल्लेसित हूँ, मैं खुशी से ऊपर था, मेरा दिल बाग बाग हो गया, मैं खुशी ज़्यादा थी, जब मेरी खुशी ज़्यादा थी, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? मेरा दिल बाग बाग हो गया। कौन सा हो जाएगा? जब बहुत ज़्यादा खुशी होती है, उछल उछल कर खुशी होती है, तो उसे क्या कहते हैं? मेरा दिल बाग बाग हो गया। इसके लिए क्या हो जाएगा? आई बाज ओवर जॉयड, ये आपका हो जाता है। ठीक है, दिल बाग बाग हो गया। यानी 21वां क्वेश्चन क्या है? वह स्वतः ही जान जाएगा में सर्वनाम, वह सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक जो होते हैं वो 3 होते हैं। एक होता उत्तम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष, एक होता अन्य पुरुष। तो वह स्वतः ही जान जाएगा, तो यहाँ पर होता है मैं, हम, यहाँ पर होता है तू और तुम, यहाँ पर होता है वह, वे, ये है, ये। तो पर्सन के लिए प्रयोग किया जा रहा तो वह, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, निश्चित है। ठीक है, संबंधवाचक जो होता है वो क्या होता है? संबंध, वहाँ वह पूछा है, तो संबंधवाचक जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? संबंधवाचक में हो जाएगा जो और सो। ठीक है, यहाँ निजवाचक में वह स्वतः ही, अगर स्वतः अंडरलाइन होता तो स्वतः क्या हो जाता? स्वयं, आप, अपने आप। ठीक है, इस तरीके से होता, तो ये कौन सा हो जाता आपका? ये निजवाचक हो जाता। अनिश्चयवाचक में कोई, कुछ। ठीक है, कोई कुछ, ये आ जाएगा आपका। तो ये आपके ये हो चुके हैं यहाँ से कंप्लीट सारे। चलिए आगे बात करते हैं। 22वां क्वेश्चन क्या है? 22वां क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ एक प्रतियोगियों को भेजा जा रहा हो, तब उसे क्या कहा जाता है? कार्यालय आदेश, अनुस्मारक, अधिसूचना, परिपत्र। ये मोस्ट है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मोस्ट है। इसे हम क्या कहते हैं? परिपत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? परिपत्र कहते हैं। ठीक है, मेमोरेंडम बोला जाता है शायद इसको, परिपत्र को। ठीक है, अधिसूचना को नोटिफिकेशन बोला जाता है, और अनुस्मारक को ऑर्डर बोला जाता है, कार्यालय ऑफिस ऑर्डर बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? परिपत्र हो जाएगा आपका। जब कोई सरकारी पत्र,
कार्यालय ज्ञापन में ज्ञापित किया जाता है तो एक प्रति को भेजा जाता है तो उसे कहते हैं परिपत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी थी? चारण काल, वीरगाथा काल, वीर काल या आदिकाल या बिचपन काल? तो ये मोस्ट है, ये आपका क्या है? मोस्ट है, बहुत ज़्यादा मोस्ट है। ठीक है, करो इसको, बहुत ज़्यादा मोस्ट है आपका। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? बिचपन काल की संज्ञा दी थी। किसकी संज्ञा दी थी? बिचपन काल की संज्ञा दी थी। ठीक है, क्वेश्चन बढ़िया है, क्वेश्चन बढ़िया है। किसकी संज्ञा दी थी? बिचपन काल की। तो कौन से काल की संज्ञा दी थी? बिचपन काल की संज्ञा यहाँ पर दी थी। ठीक है, आदिकाल जो है उसे किसने कहा था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था आदिकाल। ठीक है, आदिकाल की संज्ञा दी थी। जबकि राम कुमार वर्मा ने इसे क्या कहा था? चारण काल। राम कुमार वर्मा ने इसे क्या कहा था? तो बिचपन काल हो गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी का आदिकाल हो गया। ठीक है, बचपन काल हो गया। अब वीर काल जो कहा था वो किसने कहा था? तो वीर काल जो कहा था इन्हें, वो कहा था आपका विश्वनाथ प्रताप ने। किसने कहा था? विश्वनाथ प्रताप ने या विश्वनाथ प्रताप मिश्र ने। तो विश्वनाथ प्रताप मिश्र ने। तो सबके नाम हो गए, किसने किसे क्या कहा था। ठीक है, तो चारण काल किसने कहा था? रामकुमार वर्मा ने कहा था। वीर काल जो कहा था किसने कहा था? विश्वनाथ प्रताप मिश्र ने कहा था। आदिकाल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। और बिचपन काल जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। आदिकाल जॉर्ज ग्रियर्सन जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी कहा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी इसे संज्ञा दी थी बाद में। वो बात के बाद पहले जॉर्ज ग्रियर्सन आता है। ये कौन कौन से काल होते हैं? सबसे पहला जो होता है वो होता है आपका आदिकाल। आदिकाल, उसके बाद में होता है भक्ति काल। भक्ति काल, उसके बाद में आपका होता है रीति काल। रीति काल, उसके बाद में आपका होता है आधुनिक काल। आधुनिक काल, ये क्रम होता है इनका। क्रम से ही पूछा जाता है कई बार। आधुनिक काल को फिर बांटा जाता है भारत तेंदु युग, फिर द्विवेदी युग, फिर छायावाद युग, छायावाद का छायोत्तर युग, छायोत्तर युग, फिर आपका नई कविता युग, नई कविता युग, ये होते हैं। ठीक है, पूरी चीज़ जो है आपकी यहाँ से आ चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, चलिए 24वां क्वेश्चन है। दिए गए में से नित्य एक वचन का प्रयोग होता है। तो नित्य का जनता, हस्ताक्षर पानी और आपका शराब। तो क्या हो जाएगा? हस्ताक्षर। हस्ताक्षर नित्य होते हैं। जो सदैव एक वचन हो, एक वचन हो, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? नित्य एक वचन कहते हैं। ठीक है, जो सदैव बहुवचन हो, उन्हें नित्य बहुवचन कहते हैं। नित्य बहुवचन ये कहते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान रखो, बस इन चीज़ों को ध्यान रखो। ठीक है, जनता भूल गई, पानी पी लिया, आकाश, ठीक है, ये सब अलग है मगर हस्ताक्षर जो है नित्य है। सब एक वचन है मगर हस्ताक्षर जो है नित्य है। 25वां क्वेश्चन है। 25वां क्वेश्चन आपका है हिंदी स्वरों का वर्गीकरण। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तब निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता? अग्र भी होता, पश्चिम भी होता, मध्य होता, विवृत नहीं होता। ठीक है, अग्र स्वर जो होता है वो क्या होता है? ई, ए, पश्च जो होता है ए, उ, ओ। ठीक है, मध्य में जो होता है वो कौन सा होता है? आ। जब ये क्या होते हैं? विवृत होता है, संवृत होता है, अर्धविवृत होता है। ठीक है, अर्ध संवृत होता है। तो ये चार होते हैं किसके? हवा, मुख व नाक से निकलने के आधार पर, या मुख खुलने के आधार पर, मुख द्वार खुलने के आधार पर, मुख द्वार खुलने के आधार पर, बस इसी को करो। 26वां क्वेश्चन क्या है?
26वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से गलत है। गलत है ये भी, ठीक है। तो पोर, चरबर्ती, बांस, गांधी, आँख। तो पोरबर्ती सही है, पोर चर भी सही होता है, बांस भी, गांधी भी, आँख गलत है, क्योंकि आँख का सही जो होता है वो क्या होता है, चंद्रबिंदी वाला होता है, यह आँख। ठीक है, ये आपका हो चुका है। 27वां क्वेश्चन क्या है, 27वां क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध विकल्प छांटिए। महीना सही होता है, व्यंग सही होता है, पूजनीय सही होता है, तो उपरोक्त सभी हैं। उपरोक्त सभी सही हैं, कोई भी इसमें जो है आपका गलत नहीं है। कई बार पूजनीय में गलत कर देते हैं बच्चे, क्या हो जाता है, पूजनीय। तो भैया दोनों सही होते हैं, ये भी सही होता है, ये भी सही होता है। ठीक है, अगर ये उपरोक्त सभी नहीं आता तो फिर ये वाला गलत सही होता। ठीक है, ऐसे। 28वां क्वेश्चन है, स्वार्थ में निम्नलिखित में से कौन सी संधि है। तो स्व प्लस के अर्थ, तो यहाँ पर आ जाएगा ए और यहाँ पर आ जाएगा ए और मिलकर क्या बनेगा, आ, और ये क्या हो जाएगा, सुवार्थ, तो ये हो जाएगा दीर्घ, और दीर्घ स्वर संधि यहाँ बन जाएगी। ठीक है, कुछ बच्चे इसे करेंगे सु प्लस के अर्थ। ठीक है भैया, यहाँ तो ए है और यहाँ ऊ है, तो इसका तो केवल यह बनेगा, सॉरी वह बनेगा, और यहाँ बनना क्या है, वा। तो बा कैसा होगा, इस वजह से यहाँ पर यण संधि नहीं है, तो यण भी नहीं है, वृद्धि भी नहीं है, गुण भी नहीं है, आपका दीर्घ है। ठीक है, ये याद रखना। अगर होता सु प्लस के आगत, तो आगत शब्द होता है, तो इसलिए यहाँ पर सुआगत हो जाता। ठीक है, मगर यहाँ अर्थ शब्द नहीं होता, अर्थ होता है, ये अर्थ होता है, अर्थ नहीं होता। अगर हम ऐसे लिखते हैं अर्थ तो गलत हो जाता, अर्थ कोई शब्द नहीं होता, अर्थ कोई शब्द नहीं होता, इस वजह से। 29वां क्वेश्चन, पवन का सही संधि विच्छेद क्या है। तो देखिए ये जो है, ये आपका जो है पो प्लस के अन, पो प्लस के अन, ये अयादी संधि का है, अयादी संधि का है, अयादी संधि का। तो यहाँ पर डबल आ है, तो यहाँ पर दो मात्रा देख लो, तो ये वाला सही हो जाएगा, पो प्लस के अन। ठीक है, बन जाएगा पवन। अगर ऐसा होता पवन होता, ये तो पावन है, अगर होता पवन तो कौन सा सही होता, पो प्लस के अन। ठीक है, याद रखो। अगर यहाँ कोई मात्रा नहीं है तो यहाँ सिंगल वाला आएगा, और यहाँ मात्रा है डबल है तो यहाँ भी डबल आएगा, बस इतना याद रखना। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन क्या है, अंतिम क्वेश्चन क्या है देखेंगे। 30वां क्वेश्चन क्या है, भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया। तो इसमें क्या है, आजीवन शब्द बताना है, अव्यय समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। तो यहाँ पर है आ जीवन, और हम इसे क्या तोड़ेंगे, आ प्लस के जीवन। ठीक है, और आप जो होता है वो क्या होता है, अव्यय, अव्यय या उपसर्ग, उपसर्ग, और वो किस में होता है आपका, अव्यय समास में। तो आपका कौन सा हो जाएगा, अव्यय समास। इसमें जो होता है पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान। तत्पुरुष समास में जो होता है वो कैसा होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान। कैसा होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। कर्मधारय में आपका उत्तर पद प्रधान होता है, द्विगु में भी उत्तर पद प्रधान होता है, याद रखो। ठीक है, तो ये था आज का हमारा प्रैक्टिस सेट। अगर आपको प्रैक्टिस सेट बेहतर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। डेली दोपहर 2 बजे आपको प्रैक्टिस सेट मिलता है। ठीक है, डेली ये आपको दोपहर 2 बजे आपको प्रैक्टिस सेट मिलता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपनी नई क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।